जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास एक परिचय की क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे आमेर का कच्छावा वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम रणथंभौर का चौहान वंश और जालोर के चौहान वंश को पढ़ लिया था। वीडियो पूरा देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। मिलते रहेंगे अपन प्रतिदिन इस हिस्ट्री वाली क्लास में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान समसामयिक करना है, अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। आमेर का कच्छावा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक को हम पढ़ने जा रहे हैं। आमेर जहाँ अभी जयपुर है, उस क्षेत्र जयपुर रियासत का जो प्राचीन नाम था, उस रियासत का नाम आमेर था। इससे पहले इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में जो जयपुर और दौसा जिले का क्षेत्र है, प्राचीन समय में ढूंढाड़ कहलाता था। यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया, उस वंश का नाम है कच्छावा वंश है। तो कच्छावा वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाए कि कच्छावा वंश ने किस रियासत पर शासन किया, तो हम बताएंगे आमेर, और फिर बाद में इसकी राजधानी जयपुर हो जाती है, तो हम जयपुर के कच्छावा वंश कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते। कच्छावा अपनी उत्पत्ति भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। कच्छावा वंश में जो कच्छावा है ये अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, और कुश के वंशज होने के कारण ही ये कच्छावा कहलाए हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे, राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज है। फिर बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति यानी संतान होने से ये कुर्मवंशी कहलाए। पहले कुर्मवंशी कहलाते थे और बाद में साधारण भाषा में इनको ही हम कच्छावा वंश कहने लग गए हैं। ठीक है, तो दोनों तथ्य आप ध्यान रखेंगे। एक तो भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, और सूर्यमल मिश्रण बता रहा है कुर्म नामक रघुवंशी जो शासक है, कुर्म नाम का रघुवंशी भगवान श्री राम के वे थे। कुर्म उस रघुवंशी शासक के संतान होने के कारण ये पहले कुर्म वंशी कहलाए और बाद में कच्छावा कहलाए हैं। ढूंढाड़ प्रदेश में, ढूंढाड़ जो अभी अपने बात की थी, जयपुर और दौसा वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। तो ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कच्छाओं को मेणा और बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा है। पहले यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र में मेणाओं का और दौसा में बड़ गुजरों का आधिपत्य था, तो इनसे संघर्ष करना पड़ा है। इनकी पहली राजधानी दौसा रही है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले, कच्छावा वंश की पहली राजधानी कौन सी रही है, तो कच्छावा वंश की पहली राजधानी दौसा रही है। यहाँ अपन पढ़ेंगे दुल्ले राय जो आगे आ रहा है, दुल्ले राय ने दौसा को पहली राजधानी बनाई है। कच्छावा वंश के प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। ये जो पहले चौहानों के सामंत हुआ करते थे 1137 ईस्वी में, यानी 12वीं शताब्दी में, सन भी याद रखना है और 12वीं शताब्दी भी याद रखना है। 1137 ईस्वी में
दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया है। तो कच्छा वंश के आदि पुरुष या कच्छा वंश के संस्थापक की बात आ जाए तो कच्छा वंश के संस्थापक कौन हुए हैं? तो कच्छा वंश के संस्थापक दुल्ले राय हैं। इन्हीं को ही अपन धोला राय भी कहते हैं और इन्हीं को हमें दुल्ले राय, धोला राय और तेजकरण तीन नाम से जानते हैं। कब की थी इन्होंने कच्छा वंश की स्थापना? तो 1137 ईस्वी में कच्छा वंश की स्थापना की है। दुल्ले राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके उसको राजधानी बनाया था। पहले राजधानी किसको बनाई थी? पहले राजधानी दौसा को बनाई। दौसा के बड़ गुजरों को पराजित करके दौसा को राजधानी बनाई थी और बाद में जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाए जाते हैं। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त करके आमेर को राजधानी बनाया है। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? कोकिल देव। दुल्ले राय ने तो किसको राजधानी बनाई थी? पहले दौसा को राजधानी बनाई थी बड़ गुजरों को पराजित करके, फिर मीणाओं को पराजित करके जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाई है और कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त करके आमेर को राजधानी बनाया है। और कब बनाई है? 1207 ईस्वी में। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे चल करके ये 500 वर्षों तक 1207 में राजधानी बनाई है। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना होती है। तब तक कच्छा वंश की राजधानी कहाँ रहती है? आमेर ही रहती है। ओके। इसके बाद कोकिल देव के बाद में कई सारे शासक और आए हैं, जिसमें राजदेव, रामदेव, पृथ्वीराज जी कच्छावा भी आए हैं, जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था और उन बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। ठीक है। उनके बाद में जो शासक आता है वो है भारमल। भारमल जी, दूसरा नाम इनका बिहारी मल भी है। भारमल को और किस नाम से जानते हैं? बिहारी मल के नाम से जानते हैं। 1547 में शासक बनते हैं और 1573 तक ये आमेर के शासक रहते हैं। 1547 से 1573 ईस्वी तक है। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना। इनके सामने कई सारी परिस्थितियां आ रही थी कि मतलब इनका जो भतीजे वगैरह थे, सूजा है, आस्करण है, ये सब इनके विरोध में चले जाते हैं। अपनी सत्ता के लिए से मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और मजबूत सहारा से मुगल शासक अकबर के रूप में मिला था। इनको जो सहारा चाहिए था वो सहारा किन का मिल जाता है? अकबर को, क्योंकि इनके जो भतीजे थे सूजा, आस्करण, वो सारे के सारे भतीजे हैं, उनके भी बेटे हैं, वो आमेर के जो शासक वो बनना चाह रहे थे और इधर भारमल जी खुद रहना चाहते थे। तो अब इनके पास में और कोई विकल्प नहीं था। लास्ट में इनको अकबर से अधीनता स्वीकार करनी पड़ी है। भारमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला संपूर्ण राजपूतों में पहला शासक था। ठीक है। राजस्थान के राजपूत शासकों में मुगलों की अधीनता या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन हुआ? भारमल, बिहारी मल। अकबर जनवरी 1562 में जब अजमेर यात्रा पर आया तो अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल से 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है, इनसे विवाह अकबर के साथ किया है। तो भारमल की बेटी हरकाबाई, जिनको मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है, और इनका विवाह अकबर के साथ किया जा रहा है। इस प्रकार मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक भी कौन होता है? भारमल जी होता है। कब किया विवाह? 1562 ईस्वी में। कहाँ किया है? तो सांबर में किया। सांबर का ही नाम आया क्या अकबर के साथ? ये आया हुआ। कहाँ पर विवाह हुआ? तो सांबर में हुआ। ये भी ध्यान रखना है। ठीक। जहांगीर जो है इसी हरकाबाई का पुत्र था, इसी हरकाबाई का बेटा था
जहांगीर, जिसको पहले सलीम के नाम से जाना जाता था, वो इसी हरका भाई मरियम उजमानी का पुत्र था। 1562 में जब इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी सांबर में, उसी समय बहारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और अपना पुत्र मान सिंह को अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली। इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इसी समय ये अकबर की सेवा में भी चले जाते हैं। तो ये बात हमने बहारमल जी के बारे में जानी है। बहारमल जी, बिहारी मल जी, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और राजपूतों में अधीनता स्वीकार करने वाला ये पहले शासक थे। 1562 में सांबर में इन्होंने अपनी पुत्री हरका भाई, जिसको मरियम उजमानी के नाम से जानते हैं, उनका विवाह अकबर के साथ करवाया और सलीम जहांगीर इन्हीं का पुत्र था। अपने पुत्र भगवान दास और पोता मान सिंह को भी अधीनता स्वीकार करवा करके इनकी सेवा में भेज देते हैं। अगला जो शासक आ रहा है बहारमल का बेटा, बहारमल का बेटा भगवान दास या भगवंत दास भी कहा जाता है। ये आगे आमेर के शासक बनते हैं। 1573 ईस्वी से लेकर के 1589 ईस्वी तक आमेर के शासक भगवान दास रहते हैं। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठे इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया है। 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे हैं। पंजाब के सूबेदार इनको बनाया गया है। मुगलों के समय प्रांतों को सूबे कहते हैं, ठीक है। अभी अपन राज्य कहते हैं, पहले मुगलों के टाइम पे सूबे कहते हैं। अभी अपन राज्यपाल कहते हैं, वैसे सूबे का जो हेड सूबेदार कहलाता है। इन्होंने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, जिसमें खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। जहांगीर का बेटा था खुसरो, वो इसी मानबाई का पुत्र था। जहांगीर की एक शादी जगत गुसाई से भी हुई थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री से उनके खुर्रम पैदा हुआ था। शाहजहां उसका बेटा था और खुसरो मानबाई का बेटा था। जब आगे चल करके खुसरो और खुर्रम इन दोनों के बीच में भी विवाद हो जाता है उत्तराधिकारी को लेकर के। जहांगीर शाहजहां को बनाना चाहता था, जबकि ये खुसरो अपने आप को ये बनना चाहता था। फिर ये नहीं माना था। इनको सिक्कों के जो गुरु थे अर्जुन देव, वो भी खुसरो का साथ दिया था। तो जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी खुसरो का साथ देने के कारण। फिर भी खुसरो नहीं मानता है, तो इनको अंधा भी करवा दिया था। तो मानबाई ने इस खुसरो की हत्या कर दी थी। इतिहास में पुत्रअंता माता के रूप में भी जानी जाती है मानबाई को। पुत्रअंता, इन्होंने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर दी थी। और 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। लाहौर में इनकी मृत्यु हुई है। चले आगे बात करते हैं मान सिंह। भगवान दास के बाद में अगला शासक जो आमेर का बन रहा है वो है राजा मान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है मान सिंह। शासन काल भी आप याद रखोगे, 1589 से 1614 ईस्वी तक। 1589 से 1614 ईस्वी तक। 1589 में इनका राज्याभिषेक हो रहा है। पटना में इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है। यस, जन्म 1550 में होता है। और जब 1562 में बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उस समय इनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने मुगलों की सेवा में चले जाते हैं। मात्र 12 वर्ष की आयु में, ओके जी। 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चले गए हैं। मान सिंह अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। कौन कौन से मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे? तो अकबर और जहांगीर। रणथंबोर अभियान, अकबर के रणथंबोर अभियान 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने में मान सिंह की बड़ी भूमिका रही थी। मान सिंह जी का जो पहला सैनिक अभियान था वो रणथंबोर अभियान में था।
1569 में 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा के विरुद्ध है। तो प्रश्न आ जाए कि मानसिंह का पहला सैन्य अभियान कौन सा था, तो रणथंभौर अभियान कब, 1569 में, और किसके विरुद्ध है, तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध है। सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा दी थी। गुजरात अभियान के दौरान फिर 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था। अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, पता होगा चारों का नाम, JMBT। सबसे पहले कौन गया था, जलाल खां खींची गया था। फिर उसके बाद में ये मानसिंह गए थे 1573 में। फिर उसके बाद में भगवंत दास गए थे, ये भी 1573 में, सितंबर 1573 में। और सबसे लास्ट में कौन जाते हैं, टोडरमल। तो ये अकबर का दूसरा शिष्टमंडल में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाते हैं 1573 ईस्वी में। फिर उसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। 18 जून 1576 को जो महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में अकबर का सेनापति बनके गया था मानसिंह, हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें मुगलों का सेनापति बनके मानसिंह जी आए थे महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद पारसी शब्द है, इसका मतलब होता बेटा। मानसिंह को अकबर बेटा के बराबर माना है, फरजंद की इनको उपाधि दी थी और इनको 7000 मनसबदार दिया था। ठीक है, अकबर के द्वारा दिया जाने वाला किसी हिंदू शासक को जो सर्वोच्च मनसबदार था 7000, और वो किसको प्राप्त थे, मानसिंह को प्राप्त थे। 1589 ईस्वी में जब ये बिहार की सूबेदारी कर रहे थे, इससे पहले इन्होंने काबुल की, फिर बिहार की और बाद में बंगाल की सूबेदारी की थी। 3 जगह की सूबेदारी की थी, काबुल, बिहार और बंगाल। जब ये बिहार की सूबेदारी कर रहे थे, बिहार में थे, उसी समय भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है 1589 में लाहौर के अंदर। भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में। तो लाहौर में जब मृत्यु हो जाती है तो आमेर का शासक 1589 में बने, यानी इनका राज्याभिषेक वहीं बिहार की राजधानी पटना में इनका राज्याभिषेक होता है। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में ओडिशा जीत करके मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया था। ओडिशा को जीत करके, ओडिशा तो अब कहते हैं, पहले उड़ीसा कहते थे, ओडिशा को जीत करके मुगल साम्राज्य का अंग बनाया है। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इलिचीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। हाड़ीपुरा जयपुर में इनकी छत्री है। हाड़ीपुरा जयपुर में इनकी छत्री है। ठीक है, मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इनके समय मानचरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ की रचना होती है। मुरारीदान इनके दरबारी कवि थे, ध्यान रखना मुरारीदान इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली के लेखक कौन है, तो जगन्नाथ। और मान प्रकाश किसने लिखा था, मुरारीदान ने लिखा था, मान प्रकाश, मुरारीदान मान प्रकाश, और जगन्नाथ ने लिखा था मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह के समय इनकी जो रानी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ है जगत शिरोमणि का मंदिर, आमेर में है। इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, इस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई करती थी पहले, जो अभी इसमें भगवान कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, जो जगत सिंह है, ये जगत सिंह ये तुलसीदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी स्मृति में जगत सिंह की माता कनकावती और मान सिंह की रानी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया है। ओके जी।
ये हमने देखा था मान सिंह जी, हमने ये पढ़ा था। तो मान सिंह काफी इम्पोर्टेंट है, सारे तथ्यों को ध्यान रखना, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी लाइनें आपको याद हो जानी चाहिए, क्या क्या लाइनें लिखी हुई है। यस, फिर उसके बाद में देखो 1614 में मान सिंह की मृत्यु हुई थी। मान सिंह की मृत्यु हुई है 1614 में। मान सिंह का बेटा था ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु मान सिंह के समय ही हो जाती है। जगत सिंह का जो बेटा था महासिंह, महासिंह की मृत्यु भी उसी समय मान सिंह के समय ही हो जाती है। और महासिंह का बेटा था जय सिंह, महासिंह का बेटा था जय सिंह। और मान सिंह जी का एक दूसरा बेटा था भाव सिंह, मान सिंह का दूसरा बेटा भाव सिंह, भाव सिंह, भाव सिंह। ये भाव सिंह जी ये शासक बनते हैं। तो जगत सिंह महासिंह की जो पत्नी थी, महासिंह की पत्नी जय सिंह की माता दमयंती बाई, दमयंती बाई, दमयंती बाई जय सिंह को लेकर के ये दौसा के किले में चले जाते हैं। दौसा के किले में इनका लालन पालन कहाँ होता है? दौसा के किले में। छोटे थे तो भाव सिंह बन गए थे। फिर दमयंती बाई को लगा कि कहीं भाव सिंह अपने पुत्र जय सिंह को ना मार दे, इसलिए इनको लेकर के दौसा चले जाते हैं। दौसा में ही ये बड़े होते हैं। 1621 में भाव सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो उसके बाद में जय सिंह जी आमेर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो अगला शासक कौन आ रहा है? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह फर्स्ट है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी इनको? तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ठीक है, शासनकाल याद रखना 1621 से 1667 तक 46 वर्षों तक शासन करते हैं। और इतने लंबे समय तक शासन करने वाले आमेर के कच्छा वंश में सबसे लंबे शासक करने वाले शासक हुए थे मिर्जा राजा जय सिंह। कितने वर्ष तक शासन किया? 46 वर्षों तक। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में आमेर का शासक बना। ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे। जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब। ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे। जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब। 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में इनको भेजा गया था। 1623 में जब मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया था, जहां उन्होंने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। अपनी कला और वीरता का इन्होंने परिचय दिया था। दक्षिण भारत के विरुद्ध जब गए थे तब 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया था इन्होंने 1629 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाया था। जय सिंह ने खान जहां लोधी के विद्रोह को, और 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर भी दक्षिण भारत में गए थे मिर्जा राजा जय सिंह। ये था इनका शुरू में आरंभ में जहांगीर और शाहजहां जी के साथ में इनका परिचय, भाई जहां पर इन्होंने वीरता दिखाई थी, है ना। सबसे पहले 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध गए थे, 1629 में उत्तर पश्चिम उज़्बेकों का, फिर अगले साल 1630 में खान जहां लोधी का विद्रोह किया था, और 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में शाहजहां के साथ ये जाते हैं। जब 1637 में जय सिंह कंधार अभियान पर भेजा जा रहा था, तब इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई है? 1637 में। और किसने दी थी? तो शाहजहां ने इनको उपाधि दी थी। किस अभियान के दौरान? तो कंधार अभियान के दौरान इनको दी गई थी। शुजा इनके साथ में गया था। फिर जब शाहजहां के बेटे
दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद, इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में शुजा के विरुद्ध इनको बहादुरपुर के युद्ध में, जो कब होता है 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह है, सुलेमान शिकोह है, दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह है, और शुजा के बीच में, दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था और शुजा भी शाहजहाँ का बेटा था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें शुजा को पराजित किया इन्होंने बहादुरपुर के युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट बहादुरपुर का युद्ध। ओके, फिर आगे बात करते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध के अंत में औरंगजेब का इन्होंने पक्ष ले लिया था। शुरू में तो इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने औरंगजेब के और मिल जाते हैं। यही नहीं, सभी राजपूत शासक पहले दारा शिकोह का साथ देते हैं, क्योंकि सभी शाहजहाँ के विश्वास पात्र सेनापति थे, और सबके सब बाद में औरंगजेब से मिल जाते हैं। इनकी मुलाकात मथुरा में होती है, ऐसा बताया जाता है। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा गया था जय सिंह जी को। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहते हैं। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह से घेर लेंगे, हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह से घेर लेंगे, ऐसे गए थे। तब मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा था। देखो इनकी वीरता, इतना इनके अंदर पहले से ही पता था कि हमारी विजय होगी। जय सिंह की कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, शिवाजी को भी रोकने में सफल रहते हैं, जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित कर दिया था। शिवाजी ने अफजल खां जितने शक्तिशाली सेनापति को भी पराजित कर दिया था, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह को वो रोक नहीं पाए थे। अंत में शिवाजी और जय सिंह जी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट अपने, तो पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई है? जून 1665 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई है? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट के बीच में। मिर्जा राजा जय सिंह ये औरंगजेब के सेनापति बनकर के गए थे। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। इसके साथ ही अनेक भाषाओं के जय सिंह जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाले शासक थे। इनका जो प्रसिद्ध कवि है बिहारी, इनका दरबारी कवि था, प्रसिद्ध कवि था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखी थी, और बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी के प्रत्येक श्लोक पर मिर्जा राजा जय सिंह सोने का सिक्का देता था। ऐसा कौन सा कवि था जिसके प्रत्येक श्लोक पर सोने का सिक्का दिया जाता था? तो बिहारी। कौन देता था? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो ये हमने देखा था मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो जाती 1667 में। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में एक राम सिंह शासक बनता है, राम सिंह, और राम सिंह के बाद में शासक बनता है विष्णु सिंह। ठीक है, विष्णु सिंह के दो बेटे थे, विष्णु सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम विजय सिंह था, विजय सिंह, और दूसरे का नाम था जय सिंह, विजय सिंह और जय सिंह। ठीक है, तो इस समय मुगल बादशाह थे औरंगजेब थे। तो औरंगजेब ने विजय सिंह को क्या कर दिया? विजय सिंह को जय सिंह बना दिया, विजय सिंह को जय सिंह बना दिया, और जय सिंह को विजय सिंह नाम रख दिया। इसको कहा कि जय सिंह तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरा नाम विजय सिंह रहेगा। विजय सिंह को कहा तेरा नाम जय सिंह रहेगा। पहले जैसे जय सिंह था उससे भी उसके जैसा शक्तिशाली शासक बनेगा तू। तो अब आगे वाला जो शासक पढ़ रहे हैं, इस वाले जय सिंह को हम पढ़ रहे हैं। बीच में कौन कौन आए हैं?
एक राम सिंह आया था और एक विष्णु सिंह ये आए थे। चलो तो हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जी के बारे में जानते हैं। सवाई जय सिंह शासनकाल याद रखोगे 1700 से लेकर के 1743 तक। 1700 ईस्वी में ये बने थे, 1743 तक ये रहते हैं। 3 दिसंबर 1688 ईस्वी में जन्मे। जन्म कब हो रहा है? 1688 ईस्वी में जन्म हुआ है 3 दिसंबर को। जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता में अधिक मात्रा में पाकर के औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी है। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी है। ठीक है, सवाई का मतलब मिर्जा राजा जय सिंह शेर था, तो ये सवा शेर है। सवा शेर से ही सैनिक सवाया बताया, सवाया, क्योंकि जय सिंह प्रथम से बढ़कर के सवाया था, इसलिए इनको सवाई की उपाधि दी जाती है। सवाई की उपाधि किसने दी? तो सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। इसी समय जयपुर के सभी राजा, इसी के समय से इनके बाद जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे अब अपने नाम के आगे सवाई पद का उपयोग करने लगे हैं। इनके बाद जितने भी शासक बनेंगे सभी अपने नाम के आगे सवाई की उपाधि लगाएंगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह आमेर का राज्यभार संभाला है और 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु। मृत्यु के बाद में एक युद्ध हुआ था, जाजव का युद्ध। 1707 में जाजव का युद्ध हो रहा है औरंगजेब के पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में। औरंगजेब के जो बेटे थे आजम और मुअज्जम, आजम और मुअज्जम के बीच में ये युद्ध होता है, जाजव का युद्ध उत्तराधिकारी को लेकर के। कब हुआ था? तो हम बताएंगे सर 1707 ईस्वी में हुआ था। सवाई जय सिंह जी ने आजम का साथ दिया और जीता कौन है? मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम आगे चल करके बहादुर शाह पश्त के नाम से मुगल बादशाह बनते हैं और इन्होंने फिर सवाई जय सिंह जो आजम का साथ दिया था इसलिए आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। वही बात यहाँ पर आने वाली है। देखो, जाजव के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहते हैं। एक तो जाजव का युद्ध ध्यान रखेंगे, जीता कौन है? मुअज्जम जीता है। तो मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं और आमेर पहुंच करके विजय सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था या इस्लामाबाद रख दिया था। इनके भाई को शासक बना दिया, इनको यहाँ से हटा देते हैं। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। सवाई जय सिंह जी यहाँ से भाग करके कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। उस समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय और अमर सिंह द्वितीय के साथ मिल करके देबारी का समझौता करते हैं। उस देबारी के समझौते के तहत फिर ये वापस आमेर के शासक बन जाते हैं। आमेर का शासक प्राप्त किया और मुगल सम्राट ने भी आमेर का शासक इनको स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह ने भी सोचा रहे क्यों अपन दुश्मनी मोल ले, चलो ठीक है, का बन जा, तू ही बन जा। जब अगले शासक फर्रुख सियर ने 1713 में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में, बाद में फर्रुख सियर बन गया था। मतलब 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था इन्होंने। इनके समय 7 मुगल बादशाह बन गए थे, जल्दी जल्दी बनते गए थे। बहादुर शाह बने, फर्रुख सियर बन गया, जहांदर शाह बना, रफीउद्दौला, रफीउद्दुर्जात, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर, ये ऐसे 7 मुगल बादशाह बने हैं। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं को हुडा सम्मेलन बुलाया गया। राजपूत राजाओं का हुडा सम्मेलन बुलाया गया है। आगे अपन काफी डिटेल से पढ़ेंगे हुडा सम्मेलन। जिनके हुडा सम्मेलन बुलाने के पीछे रीजन ये था कि राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप काफी बढ़ रहा था, तो इस हस्तक्षेप को, मराठा हस्तक्षेप को कम करने के लिए, मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा
जगत सिंह द्वितीय करते हैं, और कौन कौन शासक आते हैं वो भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, ताकि संगठित होकर के मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप नहीं ले सकी है। सभी शासक ये सोचते थे कि हम स्वतंत्र है, हम दूसरों की बात क्यों माने, ऐसा कई सारा रीजन रहता, कारण रहता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया। बूंदी का एक शासक था बुद्ध सिंह, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, जो इनके बहनोई थे। बाद में इनके कुछ खटपट हो जाती है, तो सवाई जय सिंह ने क्या किया, बुद्ध सिंह को हटा करके दलेल सिंह को बना दिया। ये भी अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, बूंदी का उत्तराधिकारी हस्तक्षेप। तो ऐसे करके मराठों को राजस्थान की ओर आंतरिक हस्तक्षेप करने का अवसर मिला है। तो राजस्थान में मराठों का जो आंतरिक हस्तक्षेप है वो बूंदी से शुरू होता है। किस प्रकार से सवाई जय सिंह ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटा करके दलेल सिंह को बना दिया, और फिर बुद्ध सिंह जी मराठों को बुलाते हैं, वो भी इसकी स्टोरी आगे देखेंगे। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की थी। मराठों और मुगलों के बीच में समझौता करने की मध्यस्थता की थी। 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनने सवाई जय सिंह जी ने 7 मुगल बादशाहों का काल दिया। सबसे लंबे समय तक तो मिर्जा राजा जय सिंह रहे थे, 46 वर्ष तक, और सबसे ज्यादा 7 मुगल बादशाहों का काल किसने देखा था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने देखा था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी। इनको राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। शुद्ध सारणी बनाई, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर उस जो नक्षत्रों पे जो सारणी तैयार की है, उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा गया। इन्होंने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है। और सवाई जय सिंह जी ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशाला बनाई थी। कितनी वेधशाला बनाई है? 5 वेधशाला। आप ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखोगे, डीजे बम ध्यान रखोगे, डीजे बम याद रह जाएगा, डीजे बम। ये 5 वेधशाला डीजे बम में। डी का हो जाएगा दिल्ली, सबसे प्राचीन वेधशाला थी दिल्ली, और सबसे बड़ी वेधशाला हो जाएगी जयपुर। एक हो जाएगी बनारस, यू का हो जाएगा उज्जैन, और एम का हो जाएगा मथुरा। इस प्रकार से 5 वेधशालाएं बनाई है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जंतर मंतर को शामिल किया गया। कब शामिल किया? 2010 में। फिर जयपुर नगर भी बसाया था इन्होंने, जिसे जुलाई 2019 जून 2019 में जयपुर के परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुकार विद्याधर से नगर का नक्शा तैयार किया था। ठीक है, तो जयपुर का जो नक्शा किसने तैयार किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने। 1727 में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जिसको आज हम जयपुर कहते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम जयनगर था, जयनगर, फिर बाद में क्या नाम पड़ गया? जयपुर नाम पड़ गया। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वह अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, तो वो कौन है? हमारे सवाई जय सिंह जी। इसके बाद में आज दिन तक कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ किला, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में, जो जयगढ़ किला है, मानसिंह ने शुरू किया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने पूरा किया था। उस जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी ने। सवाई जय सिंह ने अपनी रानी
चंद्र रानी के लिए चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया जयपुर में। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिन्होंने सती प्रथा के रोकथाम हेतु प्रयास किया था। सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया था और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। ये हमने पढ़ा है सवाई जय सिंह जी। तो कौन कौन से हमने शासक देखे हैं इसमें, तो आमेर के कच्छाव वंश में सबसे पहले हमने दुल्ले राय, धोला राय, तेजकरण को देखा है। फिर उसके बाद में कोकिल देव आया है, फिर भारमल जी आया है, भारमल के बाद में भगवान दास, इनको भी ध्यान रखना। भगवान दास के बाद में मान सिंह जी को पढ़ा है, मान सिंह जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में मिर्जा राजा जय सिंह जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा सवाई जय सिंह जी, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाटी वंश, भरतपुर का जाट वंश। यहाँ से भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।